गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9 दिसंबर 2020 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय की विज्ञान विषय में कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 65। आज हम अपनी इस वर्कशीट में साइंस का एक नया चैप्टर जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 8 है उसे स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जानेंगे कि जनन क्या होता है। ये शब्द आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि जनन क्या है। जनन का अर्थ होता है अपने जैसे जीव या अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करना। जनन से ही बच्चों जीवों की संख्या बढ़ती है और उस जीव की जो प्रजाति है उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहता है। सभी जीव जनन करते हैं, जैसे मनुष्य है, पौधे, सभी जंतु, सभी जीव जो हैं वो जनन करते हैं। यानी जनन सभी जीवों का मुख्य लक्षण है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी स्पीशीज़ को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है बच्चों? स्पीशीज़ का अर्थ क्या होता है? स्पीशीज़ का अर्थ है कि जीवों की कोई विशेष प्रजाति, जैसे मनुष्य, मानव प्रजाति या गाय है, गायों की प्रजाति है, तो किसी जीव की कोई विशेष प्रजाति जो है उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है अभी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यदि किसी विशेष प्रजाति के जीवों में जनन होना बंद हो जाता है तो क्या वो जीव जीवित नहीं रहेंगे? क्या वो जीव मर जाएंगे? नहीं, वो मरेंगे नहीं बच्चों। लेकिन होगा क्या कि उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जीव या उस जीव का अस्तित्व इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमने पढ़ना है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही सदृश प्रतीत होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, किसी विशेष प्रजाति के सभी जीवों का बेसिक शारीरिक डिज़ाइन जो है वो सेम होता है और इस डिज़ाइन के सेम होने के कारण वो दिखने में समान लगते हैं। जैसे अगर हमारे सामने मनुष्य और गाय, जो कि दोनों अलग अलग प्रजाति के जीव हैं, अगर वो दोनों हमारे सामने खड़े हुए हैं तो हम उन्हें पहचान कर बता सकते हैं कि कौन मनुष्य है और कौन गाय है। आगे है, यदि शरीर के डिज़ाइन समान हैं तो इन डिज़ाइनों के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए। इसके सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि विशेष प्रजाति के जीवों का बेसिक डिज़ाइन, बेसिक जो शारीरिक डिज़ाइन है वो सेम है, तो इसका मतलब ये है कि जनन के समय उस बेसिक डिज़ाइन के सेम ब्लूप्रिंट या उसकी सेम कॉपीज़ ज़रूर बनती होंगी। आगे है, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए का मतलब होती, उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है ब्रैकेट में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो कि जनक से संतति में जाता है। आप सब जानते हो बच्चों कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है और कोशिकाओं के केंद्रक में, जैसे ये जीवों के शरीर में मैं एक कोशिका का चित्र आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है। तो कोशिका केंद्रक में धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और ये जो धागे की तरह की संरचनाएं हैं इनको हम कहते हैं गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र हैं बच्चों, ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं और डीएनए जो होता है आगे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इसी डीएनए में जो है आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवंशिक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है और संतति इसे वंशानुगत करती है। यानी जनन के समय सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? जब जनन होता है तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि ये जो डीएनए है,
हमारे जो कोशिकाओं में डीएनए की बात हम कर रहे हैं, वो उस डीएनए की कॉपी बनती है और वही कॉपी जो होती है वो पेरेंट्स से संतति में, अगली पीढ़ी में जाती है। लेकिन कॉपी बनते समय बच्चों, ये जो कॉपी होती है एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, क्योंकि कॉपी बनते समय कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे एरर्स हो जाते हैं। उन एरर्स के कारण ये जो डीएनए होता है इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती है, जो कि अगली पीढ़ी में जाएगी। आगे है, कोशिका के केंद्रक में के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होंगे और विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। इसका मतलब क्या है कि जनन के समय जब डीएनए की कॉपी बनती है, तो डीएनए की कॉपी बनते समय जो है क्या है कि डीएनए की कॉपी में प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्फॉर्मेशन या सूचना होती है कि उस कॉपी में किस तरह का प्रोटीन होगा। यदि प्रोटीन की सूचना बच्चों अलग हो जाती है तो प्रोटीन भी अलग निर्मित होगा और अलग प्रोटीन होगा। ये प्रोटीन जो है बच्चों ऐसी चीज़ है कि प्रोटीन की से ही हमें पता चलता है कि अगली जो पीढ़ी है उसमें किस तरह के गुण आएंगे, किस तरह के आनुवंशिक गुण जो हैं वो आएंगे। तो अगर ये प्रोटीन अलग होगा तो जो अगली पीढ़ी है यानी जो संतति है उसके शारीरिक डिज़ाइन में भी कुछ चेंजेस या कुछ विभिन्नताएं आएंगी। डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती है जो कि जैव विकास का आधार है। यानी जनन के समय जब डीएनए की कॉपी बनती है, तो डीएनए की कॉपी बनते समय जब प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन अलग हो जाती है तो प्रोटीन की सूचना अलग होने के कारण अलग तरह का प्रोटीन बनेगा और अलग तरह के प्रोटीन बनने के कारण अलग गुण जो हैं वो संतति में आएंगे और यही जो है इसी के कारण अगली पीढ़ी में कुछ विभिन्नताएं या कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं और ये विभिन्नताएं जो होती हैं वो जीवों की प्रजाति में होने वाले जैव विकास का आधार या कारण बन जाती हैं। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं। ये आपको अभी बताया है कि जनन के समय जो विभिन्नताएं आती हैं उन्हीं विभिन्नताओं के कारण जैव विकास जो है वो हमें दिखाई देता है। तो आगे है जनन। जनन जो है वो क्या है? जनन के बारे में हम जानेंगे कि जनन की परिभाषा क्या है, जनन क्या होता है। वह जैव प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करती है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। यानी जनन वो जैव प्रक्रिया है जिससे हम सुनिश्चित करते हैं, यह हमें पता चलता है कि पौधे या जंतु कभी भी इस पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि जनन से ही जीवों की संख्या बढ़ती है और जब जनन से जीवों की संख्या बढ़ेगी तो वो जीवों की जो प्रजाति है वो इस पृथ्वी से कभी भी गायब नहीं होगी। कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे जीवों का निर्माण करता है। जब जीव अपने जैसे जीवों का निर्माण करेगा तो जीवों की संख्या बढ़ेगी और जब जीवों की संख्या बढ़ेगी तो वो जीव कभी भी इस पृथ्वी से ख़त्म नहीं होंगे। जनन दो प्रकार का होता है, एक को अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। आगे आपको बच्चों अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताया हुआ है कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। फर्स्ट पॉइंट है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक ही संतति को उत्पन्न करते हैं और लैंगिक जनन में दो जनकों से संतति उत्पन्न होती है। यानी अलैंगिक जनन में केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स मेल और फीमेल उनकी आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट है, डीएनए का संयुग्मन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में डीएनए का संयुग्मन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में डीएनए का संयुग्मन होता है। तो ये आपका सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा, उत्पन्न संतति लगभग जनक के समान होती है अलैंगिक जनन में, कि जो संतति बनती है, जो नई पीढ़ी बनती है, नए जीव जो बनते हैं वो पेरेंट्स के समान ही होते हैं, उनमें विभिन्नताएं बहुत कम दिखाई देती हैं। और लैंगिक जनन में क्या है कि उत्पन्न संतति जनकों से अलग होती है, यानी जो संतति उत्पन्न होती है, नई पीढ़ी जो बनती है वो पेरेंट्स से अलग होती है दिखने में, यानी उनमें विभिन्नताओं की संभावना लैंगिक जनन में अधिक होती है। तो ये आपका
3 डिफरेंसेस हैं अलैंगिक और लैंगिक जनन में। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर विभिन्नता का महत्व क्या है। विभिन्नता यानी कि विभिन्नता का मतलब क्या है। विभिन्नता का मतलब है जब जीव पूर्ण रूप से अपने जो है पेरेंट्स के समान नहीं दिखाई देते हैं, जो नई संतति है जब पूर्ण रूप से उसका बेसिक शारीरिक डिज़ाइन तो सेम है लेकिन फिर भी कुछ अंतर हमें उनमें दिखाई देते हैं दोनों में, तो वो जो है यही चीज़ जो है वो विभिन्नता कहलाती है। विभिन्नता का क्या महत्व है, विभिन्नता का आना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान या निकेत ग्रहण करती है। इसका मतलब क्या है कि जनन के बाद जब नए जीव उत्पन्न होते हैं तो वे परितंत्र में अपना स्थान बनाते हैं, यानी कि नए वातावरण में वो अपनी रहने की जगह बनाते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिज़ाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जनन के समय जब डीएनए की कॉपी बनती है या डीएनए की प्रतिकृति बनती है, उस समय विभिन्नताओं का आना ज़रूरी है। और विभिन्नताएं आती भी हैं, आपको जैसे अभी बताया है कि डीएनए की कॉपी बनते समय विभिन्नताएं ज़रूर आती हैं, और यही विभिन्नताएं जीव को उसके विशिष्ट स्थान पर रहने के अनुकूल बनाती हैं। यदि ये विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो नया जीव नए पर्यावरण में अपने आप को जीवित नहीं रख पाएगा। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि किसी प्रजाति के जीवों को अपने अस्तित्व को स्थायी रखने के लिए, यानी अपने आप को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जनन का होना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं। निकेत वर्ड का क्या मतलब है? निकेत का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर जीव जो है वो रहता है, उसे उसका निकेत कहते हैं। जिस वातावरण में, जिस जगह पर वो जीव जीवित रहता है, उसे उसका निकेत कहते हैं। ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है, यानी जब उस निकेत में अचानक कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में वो जो जीव है उसकी पूरी समष्टि मैंने जो पूरी उसकी प्रजाति है उसका विनाश हो सकता है, क्योंकि वो जीव उस नए वातावरण में नए परिवर्तन को नहीं झेल पाता है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी, यानी विभिन्नता के कारण जब जनन होता है, जनन के समय अगर उस समष्टि के कुछ जीवों में विभिन्नता आ जाती है तो उनके जीवित रहने की संभावना बन जाती है। इस बात को बच्चों आगे के एग्जाम्पल के ज़रिए क्लियर किया हुआ है। वो एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, तो उसमें आप लोग देख लेंगे। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, शीतोष्ण जल का मतलब है ठंडे पानी में रहने वाले जीवाणु हैं, उनका एक ग्रुप है, उनका एक समूह है, उनकी एक प्रजाति है, और वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण, वैश्विक ऊष्मीकरण का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, अचानक से जो है तापमान बढ़ जाता है, पानी का तापमान अचानक बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि जो होगी वो मर जाएगी, यानी अधिकतर जीवाणु जो होंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि वो जीवाणु केवल ठंडे पानी में रहने के लिए अनुकूलित हैं। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं और वृद्धि करते हैं। यानी अगर उन जीवाणुओं में जनन के बाद कुछ ऐसे जीवाणु बन जाते हैं, नए जीवाणु ऐसे बन जाते हैं जिनमें गर्मी को सहन करने की क्षमता है, उनमें विभिन्नता इस प्रकार से आती है कि उनके अंदर एक ऐसा लक्षण आ जाता है जिसके कारण वो गर्मी को सहन कर सकते हैं, तो ऐसे जीवाणु जो होंगे वो उस नए वातावरण में, अपने निकेत में अपने आप को जीवित रख पाएंगे और वही जो है वो वृद्धि करेंगे, और जो ठंडे पानी में रहने वाले जीव हैं वो मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है बच्चों, विभिन्नता जो होती है वो स्पीशीज़ को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है। नए पर्यावरण में, नए वातावरण में जीव को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है। तो यही चीज़ आगे लिखी हुई है कि विभिन्नताएं स्पीशीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। तो ये बच्चों आज की आपकी वर्कशीट है। तो आइए बच्चों अब हम इस वर्कशीट के प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न हमें क्या क्या पूछे गए हैं इसके अंदर। पहला प्रश्न है,
उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो ये अभी हमने ये पढ़ा है, ये जैव प्रक्रिया कौन सी है? जनन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है जनन। जनन लिखेंगे इसमें आप केवल। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति का क्या महत्व है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनने का क्या महत्व है, यानी जनन के समय जब डीएनए की कॉपी बनती है उसका क्या महत्व है। तो डीएनए की कॉपी बनने के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं आती हैं और विभिन्नताएं ही जीव को नए वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती हैं। तो बच्चों आइए इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या लिखेंगे आप? डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है जो जनक से संतति पीढ़ी तक जाती हैं। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत है, यानी डीएनए में ये सूचना होती है कि किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा। यदि सूचना भिन्न होती है तो विभिन्न प्रोटीन बनेंगे, और अगर प्रोटीन जो है वो अलग बनेगा तो शरीर का डिज़ाइन जो होगा उसमें भी थोड़ा सा चेंज ज़रूर आएगा, कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा, जिसे कि हम विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्पीशीज़ में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है? क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देखेंगे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आगे, यदि एक समष्टि, ये देखिए, यदि एक समष्टि अपने परितंत्र के अनुकूल है तो परंतु परितंत्र में अचानक कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन होता है, जल स्तर में परिवर्तन होता है, तो इन परिवर्तनों के आने पर उस समष्टि का पूर्ण विनाश संभव है। और यदि इस समष्टि में कुछ जीवों में अगर विभिन्नताएं आ जाती हैं तो उनके जीने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और इसलिए विभिन्नता जो होती है वो उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित करना है। जनन को परिभाषित करना है और उसके प्रकारों को परिभाषित करना है। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। जनन की परिभाषा है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और इसकी परिभाषा में आप लोग यहाँ से जो है, ये अलैंगिक जनन की परिभाषा और ये आपकी लैंगिक जनन की परिभाषा है। तो ये सारा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक जीव युग्मक के संयोजन के बिना जनन करता है तो उस जीव द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या होता है? तो वो आपने अभी पढ़ा है कि अगर डीएनए का संयुग्मन नहीं होता है तो वो जनन हमारा कौन सा है? अलैंगिक जनन। तो इस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन आप इसके आंसर में लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत आपने पढ़ा है कि वो है डीएनए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 65। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।